हाँ, तो हम क्या कह रहे थे बाबू, चलिए हमने कहा कि अर्नेस्ट रेनर के अनुसार, ठीक है, थोड़ा सा वो लाइट कट जाने की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्लास बीच में रुक गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या कहा था हमने। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्य क्लासेस में, और उम्मीद है कि सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों का टारगेट है कि बोर्ड में 80 से 85 90 इतना करके आना है। बहुत से ऐसे चैनल है, बहुत से ऐसे ऑफलाइन क्लासेस है जो दावा करते हैं हमारे यहाँ 95%, हमारे यहाँ 90%, 100%। बाबू एक चीज नोट कर लो कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। कोई तुम्हें ऐसी बूटी नहीं रखा है जो घोल के पिला दे। हाँ, इंसान प्रयास करता है, मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं भी प्रयास कर रहा हूं, आप भी प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए आइए और हम और आप दोनों लोग मिलकर के एक प्रयास करते हैं, ठीक। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान पे, ठीक है। क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछेंगे एग्जाम में, जिनको हमें पढ़ के जाना चाहिए अच्छे से। तो उसी में है पहला चैप्टर बाबू तुम्हारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। तो चलिए राष्ट्रवाद के उदय के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि आखिर राष्ट्र है क्या। तो बाबू एक तो दार्शनिक हुए, दार्शनिक कहिए, ज्ञाता कहिए, जो भी कहिए, दार्शनिक हुए जिनका नाम था, क्या नाम था, अर्नेस्ट रेनर के अनुसार। किसके अनुसार? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार उन्होंने बताया कि समान भाषा, समान नस्ल, धर्म से बने एक क्षेत्र को हम राष्ट्र कहते हैं, जो कि हमारे भारत देश पे 1% भी लागू नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता बाबू? इसलिए नहीं होता कि हमारे देश में तो भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग वस्त्र है, सारी चीजें अलग है, लेकिन फिर भी हम क्या है, एक है। तो यूरोप के दृष्टिकोण से अर्नेस्ट रेनर के अनुसार, किसके अनुसार लिखिएगा, अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, ठीक है, समान भाषा, नस्ल तथा धर्म से बने, समान धर्म से बने क्षेत्र को, किसको बाबू? क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं जी पगला। देखो क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। बोलो बाबू, समझ में आया? अरे बाबू, हमने क्या कहा कि राष्ट्र क्या है? तो अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? तो राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। आई बात समझ में? बोलो। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। देखो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिनको पढ़ के जाना चाहिए हमें एग्जाम में, उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेस में डीपली इसके बारे में बता दिया गया है, ठीक। चलिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो जा रहा है बार बार बीच में, ठीक। चलो फिर से उसी ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। बाबू हमने आपसे पूछा राष्ट्र क्या है, आपने बताया, सुना, क्या बताया बाबू कि अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान क्या बोलो, समान भाषा, नस्ल, ठीक है, या धर्म से बने क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। जब ए बाबू यहाँ हमने राष्ट्र को जान लिया कि राष्ट्र किसे कहते हैं, तो बाबू हो यहाँ हमको जानना है कि राष्ट्रवाद क्या है। बोलो, अब हम जानेंगे, जब राष्ट्र जान लिए तो हम जानेंगे क्या? बोलो बाबू, राष्ट्रवाद क्या है। हम क्या जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे राष्ट्रवाद में? पहले मौखिक समझा देता हूं, फिर यहां लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा कि किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक भाषा, ठीक है। क्या लिखेंगे कि किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान, एक भाषा, साझा भाषा या साझा पहचान। तो कहिएगा कि किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देना, ठीक है, या बढ़ावा देने वाली विचारधारा को ही क्या कहा जाता है बाबू? राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद की भावना का जड़ क्या है? तो लिखिएगा कि राष्ट्रवाद की भावना का जड़ एक देश का एक ध्वज, एक भाषा, एक प्रतीक, एक राष्ट्रगान इत्यादि है। आई बात समझ में? नहीं आई? फिर से सुनो क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद, ठीक है,
राष्ट्रवाद राष्ट्र के सभी सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा ही क्या कहलाएगी? राष्ट्रवाद कहलाएगी। तो लिखिएगा राष्ट्रवाद में आप क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में, ठीक है, एक साझा पहचान, साझा का मतलब समझते हैं ना, सामूहिक। तो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को उत्पन्न करने वाली विचारधारा ही क्या कहलाती है? विचारधारा ही राष्ट्रवाद कहलाती है, या राष्ट्रवाद कहलाता है। विचारधारा ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है। अब कहोगे कि इतनी बड़ी बात हम कैसे याद करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे? तो बाबू देखो, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस समझने का फेर है। देखिए, किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा विचार या साझा पहचान उत्पन्न करने वाली विचारधारा ही क्या कहलाएगी? राष्ट्रवाद कहलाएगी। और राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि क्या है, कारक क्या है? ये आपसे पूछेगा कि राष्ट्रवाद की भावना को जो क्या करते हैं, जो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो क्या क्या है? तो देखिए, राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, भाषा, राष्ट्रीय प्रतीक, ये सारी चीजें। ठीक है, तो लिखिएगा कि राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने वाले कारक क्या लिखेंगे? राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन से कारक बाबू? महत्वपूर्ण कारक। क्या हेडिंग बनाइएगा, बोलिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होंगे बाबू? महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होंगे बताइए। तो अभी मैंने बताया था ना, पहला क्या होगा? राष्ट्रीय ध्वज, दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक, तीसरा राष्ट्रीय गान। ठीक है, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो लिख लीजिए, पहला हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतीक, एक प्रतीक जिसके पीछे सारे देश के लोग हों। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज, ये ऐसी चीजें हैं बाबू जिनको देखने के बाद ऑटोमेटिक अपने हृदय में एक देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाता है, मर मिटने की भावना जागृत हो जाती है। आप सुने होंगे बहुत से लोगों का, बहुत से लोग तरह तरह की चीजें कहते हैं। जैसे कवि ने कहा था, जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो क्या है? हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक, तो ये स्वदेश के प्यार को जागृत करने वाले कारक हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, ये बाबू जहां हमारा देखो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे आप मान लीजिए कहीं गए हैं और ऐसी जगह पे गए हैं जहां संस्कृति भिन्न है, सभ्यता भिन्न है, भाषा भिन्न है, बोलचाल हर चीज भिन्न है, और वहां आपको आपका तिरंगा दिख जाता है तो गर्व से सर ऊंचा हो जाता है कि कोई ना कोई अपना यहाँ है। अगर आप कहीं अनजान जगह पे हैं, अभिज्ञ जगह पे हैं, तो वहां अगर राष्ट्रगान सुनाई दे देता है तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं, देश की प्रति भावना जागृत हो जाती है। अगर आप मूवी देख रहे हैं और देशभक्ति वाली मूवी देख रहे हैं तो बस मन में यही ख्याल आता है मूवी खत्म होने के बाद कि एक ठो AK-47 मिल जाता और जाके बॉर्डर पे एकदम धड़धड़ा देते। आता है कि नहीं आता है? ठीक, तो ये कारक हैं, क्या है कि राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाले कारक, एक राष्ट्रीय प्रतीक, दूसरा राष्ट्रीय गान, तीसरा राष्ट्रीय ध्वज। आई बात समझ में? अब कह रहे हैं बहुत लोग कि सर ये थोड़ा लंबा नहीं हो रहा है, तो छोटा में लिखवा दीजिए। तो बाबू देखो,
छोटा है ना, छोटा का पीछे मत भागना, छोटा कर दे रहे हैं। देखिए इसमें लिख लीजिएगा, कैसे लिखेंगे, ठीक कैसे लिखेंगे बाबू, कि ठीक राष्ट्र के प्रति कैसे लिखेंगे, कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, किसके प्रति, राष्ट्र के प्रति। तो लिखिएगा कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, यहां लिख दीजिएगा कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, किसकी भावना, प्रेम की भावना, ठीक है। ही क्या कहलाती है, प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है, या राष्ट्रवाद कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने राष्ट्र के प्रति, अपने स्वदेश के प्रति, अपने देश की मिट्टी के प्रति, अरे हम भारत देश के वासी हैं, जहां पुष्प की भी अभिलाषा होती है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का आप पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी है, कई जगह सुने होंगे, चाह नहीं मैं वरमाला के गहनों में गूथा जाऊं, है ना, चाह में नहीं मैं चढ़ू भाग्य पे इठलाऊं, ऐसा करके आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। तो चलिए हमने सबसे पहले जाना, क्या जाना बाबू, कि राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र में हमें बताया गया कि अर्नेस्ट रेनर के अनुसार, यूरोप के दृष्टिकोण से के अनुसार, सामान्य नस्ल, सामान्य धर्म, समान भाषा से बने क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। इसके बाद हमने राष्ट्रवाद को समझा कि किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान उत्पन्न करने वाली विचारधारा ही क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कौन करता है, तो राष्ट्रवाद की भावना को क्या जागृत करता है बाबू, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज। बोलो आया समझ में। आपने कहा कि सर राष्ट्रवाद को थोड़ा और छोटा कर दो ना भैया, एकदम छोटा कर दो, पैरासीटामोल बना दो, खाने के बाद भरपूर काम करे। तो हमने कहा कि लो, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना ही क्या कहलाएगी, राष्ट्रवाद कहलाएगी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया ना। मजा आ रहा हो बाबू तो लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करो और हमारे साथ जुड़ो, भरोसा रखो, विश्वास रखो बाबू। 80 से 85, 85 से 90 ये फिक्स है, ठीक है। चलिए अब एक बात आती है कि सर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सभी लोगों को राष्ट्र प्रेम जागृत हो गया। तो बाबू देखिए, पहले के जमाने में राजशाही व्यवस्था होती थी और सारी प्रजा राजा के नियंत्रण में होती थी। बात समझ में आ रही, हमारे भारत देश में भी ऐसे ही पूरे विश्व में होता था, ठीक। तो राष्ट्र प्रेम की भावना कहां से जागृत हुई, तो राष्ट्र प्रेम की भावना जो है, माना जाता है कि राष्ट्र प्रेम की भावना में, उसकी नींव में, राष्ट्रवाद की नींव में पहला ईंट का काम कौन किया, फ्रांसिस की क्रांति। किसने की, फ्रांसिस की क्रांति। तो फ्रांसिस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में, यानी 1789 में, ठीक है। अब वहां क्यों हम जाना चाहते हैं, क्योंकि वहीं से तो हमने शुरू किया, नींव वहीं से पड़ी थी, ठीक। तो नींव में क्या पड़ा था कि फ्रांसिस रेवोल्यूशन हुआ, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बास्तिल किले की जेल को तोड़ दिया गया था, ठीक, और सड़कों पे सैनिक, ऐसा सारी कहानी आप तो पढ़े होंगे क्लास में, वो हमने डिस्कस भी किया है, बहुत ज्यादा आपका समय यहाँ नहीं लेंगे। तो फ्रांसिस क्रांति या राष्ट्रीय भावना की रचना, तो इसमें सबसे पहले लोगों ने क्या किया कि क्रांतिकारियों में साझा पहचान लाने के लिए, भावना लाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक साझा पहचान स्थापित की। तो कहा कि ऐसा है कि जितने भी राजशाही झंडे उनको हटा दीजिए और फ्रांस का एकमात्र झंडा लाइए, ठीक। इसके बाद स्टेट जनरल के सदस्य जो हैं वो नागरिक द्वारा चुने गए और इसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। आ गई बात समझ में, तो हम लिखवा देते हैं, यहां लिख देते हैं, लिखिए फ्रांसिस की क्रांति, ठीक है। इधर लिख दे रहे हैं 1789 क्योंकि इसी में हुआ था, इसी सन में, ठीक। और इधर लिख लीजिए राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की भावना, ठीक। अब इसमें पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, अभी मैंने आपको मौखिक समझाया भी ना कि पहला पॉइंट क्या लिखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि क्रांतिकारी लोगों में एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए गए। तो पहला पॉइंट क्या लिखिएगा कि क्रांतिकारी लोगों में, पॉइंट नंबर 1 बाबू, क्रांतिकारी
क्रांतिकारी लोगों में साझा पहचान जागृत करने के लिए कई कदम उठाए गए। ठीक है, क्या किया गया कि क्रांतिकारी लोगों में, अब मान लीजिए कि क्रांतिकारी लड़ रहे हैं, ठीक है, और उनकी एक साझा पहचान नहीं है। पता चला कि कोनो पगला सैनिक है, वो कहे कि हम अपने घर के लिए लड़ेंगे, वो कहे कि हम अपने घर के लिए लड़ेंगे, वो कहेगा कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं। ठीक, हमारे देश के सैनिक बहुत ही उत्कृष्ट है, उन पे बहुत नाज है। अगर वो रातों को जगते हैं तो हम रातों में सोते हैं, वो दिन को सोते हैं, रातों को जगते हैं, दिन को भी सोते हैं, रातों को भी जगते हैं, रात को, मतलब कोई सीमा ही नहीं है। कौन कब दिन में जगेगा, कौन कब रात में जगेगा। अभी हाल ही का चीन का मैटर हुआ, इतना ना तोड़े हैं बाबू कि वो हमेशा याद रखेंगे। कोनो वेल्डिंग मशीन, कोनो डॉक्टर उनको जोड़ नहीं पाएगा, बहुत कचारे हैं सब। ठीक, तो बहुत गर्व है हमारे सैनिकों पे जो अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। और किसके लिए शहीद होते हैं? केवल और केवल एक मात्र पहचान के लिए, भारत माता के लिए, अपने राष्ट्रीय झंडे के सम्मान के लिए शहीद होते हैं, जो आपके घर से हमारे घर से गए हुए होते हैं। ठीक, तो वहां क्या हुआ कि क्रांतिकारी लोगों में देखो यहाँ छूट गया है, आवेग में छूट गया रे पगला। देखो, लोगों में साझा पहचान जागृत करने के लिए कई कदम उठाए गए। अब उन कई कदमों में क्या था, तो बोलो तो राजशाही प्रतीकों को हटाकर एक नए फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, तो यहां लिख दीजिएगा कि राजशाही प्रतीकों को हटाकर, ठीक है, राजशाही प्रतीकों को हटाकर क्या किया गया, एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया या नींव रख दी गई। राजशाही प्रतीकों को हटाकर एक नए फ्रांसीस झंडे का प्रयोग किया गया कि इसी झंडे के नीचे तुम लोगों को लड़ना है, इसी झंडे के लिए जीना है, मरना है। झंडे का प्रयोग किया गया। ठीक है, पहला क्या किया गया बाबू कि जो है राजशाही प्रतीकों को हटा करके एक नए राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग किया गया। दूसरा क्या किया गया कि स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया। लिख दीजिएगा यहां कि स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया। सक्रिय नागरिकों के द्वारा चुना गया। ठीक है, चुना गया। और इस स्टेट जनरल का नाम हटाकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। नेशनल असेंबली रख दिया गया। असेंबली गलत है ना, मिटा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां। क्या किया गया कि नेशनल असेंबली रख दिया गया बाबू। क्या किया गया कि नेशनल असेंबली, किसका नाम हटाकर, स्टेट जनरल को हटाकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। असेंबली रख दिया गया। ठीक है, रख दिया गया। ठीक है, क्या किया गया कि स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों के द्वारा चुना गया और उसका नाम हटा करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। दूसरा, इसके आगे देखो ये मेन पॉइंट है। इसमें हुआ तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी लिखोगे तो काम चलेगा, एग्जामिनर साहब नंबर आपको देंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि शहीदों को नमन किया गया। बहुत जरूरी है बाबू, क्योंकि शहीद अपने लिए शहीद नहीं होता है, शहीदों को नमन किया गया। देखो नाम कौन सी भाषा में, बंगाली लिखने लगे रे बाबू, बंगाली। ठीक है, शहीदों को नमन किया गया। शहीदों को नमन किया गया।
ठीक है। अब देखो हमने सबसे पहले क्या समझा कि राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र के बारे में जाना कि अर्नेस्ट रेनन के अनुसार समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म से बने क्षेत्र को ही राष्ट्र कहते हैं। इसके बाद हमने समझा राष्ट्रवाद क्या है, तो बोलो, तो हमने कहा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों के साझा पहचान को उत्पन्न करने वाली विचारधारा ही बाबू क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्र की भावना जागृत करने वाले कारक, तो राष्ट्र की भावना को जागृत करने वाले कारक राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान होता है। इसके बाद हमने समझा कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। इतना भी लिख देते हो तो दमदम हो जाएगा, मजा आ जाएगा, उखाड़ पखाड़ दोगे, फेंक फाक दोगे नहीं। ऐसा कहने का मतलब ये है कि आप धूम मचा देंगे, ठीक है, किसमें, बोर्ड पेपर में। मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट करना है कर लें, फिर हम इसको मिटाएं, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए मिटाते इसको। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, हमारे साथ बने रहिए, मजे से पढ़ते रहिए, ध्यान इधर को लगाइए, ठीक, नहीं तो ध्यान बंगलिनिया पे लगाओगे तो बंगलिनिया मती मार देगी बाबू, फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। चलिए अब इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, केवल हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना, कोई बीच में किंतु परंतु इफ बट नॉट एंड नहीं करेगा, ठीक। चलिए इसके बाद आता है नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में जान ले थोड़ा सा, नेपोलियन, ठीक है। अब नेपोलियन क्या था, कौन था, कब जन्मा, कब क्या किया, ठीक। तो एकदम छोटे में, एकदम छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटे में लिखवा देते हैं, समझा देते हैं। नेपोलियन का जन्म जो है बाबू, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ। कब इसका हैप्पी बर्थडे था, बोलो हैप्पी बर्थडे कब? हैप्पी बर्थडे का मतलब नहीं हैप्पी बर्थडे होता है, लेकिन हम आपको आपके लिए मनोरंजन के लिए बोल दे रहे हैं, ठीक है। हैप्पी बर्थडे कब हुआ, तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और एक और बात जानिए कि नेपोलियन अपने कार्यों से, अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से मात्र 24 वर्ष की अवस्था में ही क्या बन गया, सेनापति बन गया। सोचो, अब तुम लोग 24 अवस्था की 18, 20, 25, 24 अवस्था में जा करके क्या बन रहे हो, तो पबजी का खूब बढ़िया प्लेयर बन रहे हो। एक आधा पबजी में कुछ मिलने वाला है नहीं, में अगर पबजी खेलना तो सब कुछ बंद करके पबजी खेलो, उसी में महारत हासिल करो, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर रहे होंगे, हमें विश्वास है, उम्मीद है, कहा से कि तुम लोग बहुत अच्छा बच्चा न है जी, ठीक है। चलिए देखिए नेपोलियन, तो यहाँ लिखिएगा पहला पॉइंट, इसमें 1 नंबर 2 नंबर जो भी डाल के लिखना होगा लिखिएगा। हम एक तो छोटा सा कलाकृति बना दे रहे हैं, वाह 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 वाह, ठीक है। अपनी तारीफ अपना ही कर रहा है ना। चलिए क्या लिखिएगा कि नेपोलियन का जन्म, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त, ठीक है, कब हुआ था, 1769, कब हुआ था, 1769 में हुआ था, 1769 में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछता है नेपोलियन कौन था, तो कह दे, ये मत कह देना कि नेपोलियन आदमी था, तो फिर एग्जामिनर काट के कहेगा बबुआ है जो लड्डू दिए हैं ये 100 नंबर है, मान लो, माना कि, ठीक। तो ऐसा गड़बड़ काम नहीं बाबू। क्या लिखिएगा कि नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। क्या लिखेंगे कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ, 15 अगस्त 1769 में हुआ था। और इसके बाद नेपोलियन के बारे में, तो नेपोलियन एक महान सम्राट था। क्या था, नेपोलियन एक महान सम्राट था। दूसरा पॉइंट लिख देना बाबू, लिख देना नेपोलियन एक महान सम्राट था, जिसने अपने व्यक्तित्व से, जिसने अपने पराक्रम, व्यक्तित्व, बुद्धि, कुछ भी लिख सकते हो, पराक्रम, व्यक्तित्व से क्या किया बाबू,
कि नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने पराक्रम, अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्यों से, ठीक है, तो इसमें कार्य भी जोड़ना चाहते हो तो यहां मिटा देते हैं, लिख लो और कार्य, ठीक, और कार्यों से पूरे यूरोप का इतिहास से बदल दिया, पूरे यूरोप का इतिहास बदल दिया, इतिहास क्या किया, बदल दिया। जरा सोचो, ठीक, ये लड़का, ये आदमी अपने केवल अपने बदौलत पूरा इतिहास बदल दिया बाबू, छोटी बात नहीं थी। खैर आगे चल के इसने भी कोई अच्छा काम नहीं किया था, ठीक है, ये था कि जो मोनार्की वगैरह थी, राजशाही व्यवस्था थी, उसको इसने मतलब समाप्त कर दिया लगभग। लेकिन इसमें भी कमी, क्योंकि हर इंसान में कमी होती है, ठीक, तो नेपोलियन ने क्या किया कि अपने पराक्रम से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्यों से पूरे यूरोप का ही इतिहास बदल दिया। भूगोल नहीं बदल सकता ना, इसीलिए नहीं बोले कि भूगोल बदल दिया, भूगोल केवल प्रकृति बदल सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेगा कि छोटका बालक ने, कौन छोटका बालक यानी नेपोलियन ने, ठीक है, नेपोलियन ने अपने योग्यता के बल पर मात्र 24 वर्ष की अवस्था में, मात्र लिखना पड़ेगा, मात्र 24 वर्ष की अवस्था यानी उम्र में, आयु में, अवस्था में सेनापति बन गया बाबू, सेनापति बन गया कह रहे हैं सब कि आगे वाला इधर को मिटा दीजिए, बाद वाला जो है वही बनना चाहते हैं हम, बहुते मार पिटाओगे गधा कहीं का। सेनापति बन गया, ठीक, बन गया, ठीक। सोचिए, इसकी काबिलियत को सोचो, इसकी योग्यता को सोचो, इसके हुनर को सोचो, इसके जज्बे को सलाम करो, इसके मेहनत को सलाम करो कि 24 वर्ष की अवस्था में बाबू सेनापति बनना आसान बात समझ रहे हो। खैर हमारे भारत में इससे भी बड़े महान लोग थे, याद कीजिए शहीद भगत सिंह को, सुखदेव को, मंगल पांडे को, ये लोग कौन थे, इससे भी कम उम्र की अवस्था में बाबू देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए थे। वैसे वीर होने चाहिए जिनके आंखों में ऐसी अंगार थी कि अंग्रेज थरथरा जाते थे अंदर से। आगे बात समझ में, चलिए तो हमने क्या देखा कि नेपोलियन ने अपनी योग्यता के बल पर क्या बन गया, 24 वर्ष की अवस्था में क्या बन गया, सेनापति बन गया। उसके बाद उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई। नेक्स्ट क्या लिखिएगा, अब यहां से सर्वनाम का प्रयोग करते, बार बार नेपोलियन अच्छा नहीं लग रहा, ठीक, तो उसने कई युद्धों में फ्रांसिस सेना को जीत दिलाई, ठीक है। और धीरे धीरे फ्रांस के लोगों में, है ना, धीरे धीरे फ्रांस के लोगों में क्या हो गया, इसके प्रति क्या हो गया, अपार लोकप्रियता बढ़ती गई। तो यहां लिखिएगा कि उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और इसके प्रति फ्रांस के लोगों में अपार लोकप्रियता बढ़ गई, ठीक है। और यह यहां नीचे लिख देते हैं ना, और यह फ्रांस का शासक बन गया, फ्रांस का क्या बन गया, फ्रांस का शासक बन गया। चलिए
चलो बाबू, अब दूसरे पार्ट में हमने क्या समझाया, दूसरा पार्ट नहीं, जब एक बार बुढ़वा मिचिका दिया था ना, तो उसके बाद जो इरेज करने के बाद हमने नेपोलियन के बारे में जाना। नेपोलियन कौन था, तो आपने कहा कि नेपोलियन जो है इसका जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था सर जी। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने पराक्रम, अपनी योग्यता, अपने कार्यों के बल पर यूरोप का इतिहास ही बदल डाला। इसके बाद कहा कि नेपोलियन ने अपनी योग्यता के बल पर मात्र 24 वर्ष की अवस्था में क्या बन गया बाबू, सेनापति बन गया। इसके बाद आपने कहा कि नेपोलियन ने फ्रांस की सेना के साथ मिलकर कोई युद्ध लड़े, फ्रांस की सेना को जीत दिलाई, जिससे कि धीरे धीरे फ्रांस के लोगों में नेपोलियन के प्रति लोकप्रियता बढ़ती गई, लास्ट में शासक बन गया। बोल तुम्हारा क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा सर जी, हम पढ़ के टॉप करेंगे। ठीक, ये आ गई बात समझ में आई है, तो इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्क्रीनशॉट चिपका लीजिए, माथे पर घुसा दीजिए, दिमाग में आग लगाना है बोर्ड में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बाबू देखो, आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है। ठीक, और आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा। ठीक, आप अपने हैं, अपनों से उम्मीद ज्यादा होती है। ये खैर बात अलग है कि धोखा भी अपने ही देते हैं, लेकिन आप लोग नहीं दीजिएगा। पगला रे एक होता है, टूट जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि आप सुने होंगे कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, उदारवाद। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, उदारवाद। अब ये उदारवाद क्या है हमारे भारत में लोग उदारवाद को ही उदारवाद समझ ले रहा है कि उदारवाद का, ऐसे कि उधारे की नीति ज्यादा चल रही है। ठीक, कि लोगों का कोई, चलिए कोई बात नहीं। उदारवाद क्या है, तो बाबू देखो, उदारवाद जो है ये लिबरलिज्म शब्द से बना है। किससे बना है, लिबरलिज्म शब्द से